सर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रबिश रहली सदरी वैसरली अमरी। सर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर अब हमने क्लासिफिकेशन देखनी है। कंपैरेटिवली इट इज़ ईजियर एज़ कम्पेयर टू फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई वाला एरिया, क्योंकि आपको आईआरआर जो है वो ऑलरेडी दिया हुआ होता है सवाल में इस लेवल पर, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट। सही है। अच्छा सर, नोट आपने दो चीज़ याद रखनी है, दो चीज़ें आपने याद रखनी है। जैसे मैंने ओसीआई में तुम लोगों को इंपॉर्टेंट नोट बाई मारफानी लिखवाया था, तो सिमिलरली डेट इन्वेस्टमेंट अगर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर क्लासीफाई हो रही हैं तो आपने ये नोट याद रखना है। आईआरआर shall change every year. Fair value shall be made part of amortization schedule. IRR for each year shall be given in question. ठीक है सर। अनलाइक फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई जिसमें हम एक ही आईआरआर जो है यूज़ करते थे। सही है सर। आईआरआर आपका चेंज कब होता है? जब आपके कैश फ्लोज चेंज होते हैं। आईआरआर आपका निकलता किससे? आपके कैश फ्लोज से। तो जब मैं बोलता हूं कि मैं फेयर वैल्यू को जो है वो आपके स्केड्यूल का हिस्सा बना रहा हूं, इसका मतलब है आप स्केड्यूल के कैश फ्लोज चेंज कर रहे हो, तो टेक्निकली हर साल का आईआरआर भी चेंज होना चाहिए। अगर आप रिकॉल करो तो फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में मैं आईआरआर चेंज नहीं करवाता था। क्यों नहीं करवाता था? क्योंकि मैं फेयर वैल्यू को स्केड्यूल का हिस्सा नहीं बनवाता था। सही है ना। तो याद रखो, आईआरआर इज एक्चुअली ड्रिवन थ्रू कैश फ्लोज। अगर मैं कैश फ्लोज को फिक्स कर रहा हूं तो फिर आईआरआर चेंज नहीं होगा, जैसा कि मैं ओसीआई में करता था। बट यहां चूंकि अभी तुम देखना मैं कैश फ्लोज ही चेंज कर रहा हूँ हर साल के, तो फिर आईआरआर तो चेंज होना बनता है। अच्छा सर, विद दिस की पॉइंट्स इन माइंड हम इस क्वेश्चन को, इस इलस्ट्रेशन को देखते हैं। सर बोलता है फेस वैल्यू है एक इंस्ट्रूमेंट की 1,00,000 रुपया, प्रीमियम हमने दिया है 8,000 रुपया, ट्रांजेक्शन कॉस्ट है 5,800, कूपन रेट है 12%, टर्म है 3 साल। हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। सर आईआरआर ईयर 0 का दिया हुआ है 8.848%, ईयर 1 के एंड का दिया हुआ है 8.071%, ईयर 2 के एंड पे दिया हुआ है 10.769%। सही है। ईयर 0 का जो है वो ईयर 1 के लिए होगा, ईयर 1 के एंड का जो है वो ईयर 2 के लिए होगा, और जो ईयर 2 के एंड का है वो ईयर 3 के लिए होगा। मार्केट वैल्यूज दी हुई है ईयर 1 के एंड पर 1,07,000, ईयर 2 के एंड पर 1,01,000। सही है ना। वी आर टू एक्चुअली पास द एंट्रीज। तो सर सबसे पहले हम अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लेते हैं, मेरे साथ रहेंगे आप लोग। अगर आप लोगों का कोई कन्फ्यूजन है तो आई वुड लाइक कि प्लीज़ आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन मुझसे पूछिएगा। सर ओपनिंग बैलेंस, इंटरेस्ट इनकम, रिसीट, क्लोजिंग, फेयर वैल्यू, गेन या फिर लॉस। सही है। रिसीट किस बेसिस पे बुक होंगी सर? कूपन रेट। सर इंटरेस्ट इनकम किस बेसिस पर होगी? आईआरआर ऑफ ईच ईयर। सही है ना। 3 सालों का है, मेरे साथ रहना। अब आप इसको गौर से देखेंगे। अच्छा सर, सबसे पहले तो हम लोग निकाल लेते हैं कि सर आप किस वैल्यू पर अपने इंस्ट्रूमेंट को जो है वो रखेंगे। सही है ना। इसकी आप फेयर वैल्यू देख लें या वट एवर यू से। ठीक है सर, मैं इधर निकाल लेता हूँ। इनिशियल मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। सर जल्दी से बताएंगे फेस वैल्यू कितनी है सर? फेस वैल्यू है सर 10,000। प्रीमियम को हिस्सा बनाएंगे? जी सर बिल्कुल बनाएंगे, क्योंकि प्रीमियम इज कॉस्ट फॉर यू, राइट। प्रीमियम 8,000। सर ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हिस्सा बनाएंगे? ट्रांजैक्शन कॉस्ट को हिस्सा बनाएंगे? नहीं सर, हमें पता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती है।
हमें पता है सर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती है। हमने ये कैटेगोरिकली पढ़ा हुआ है कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट अमोर्टाइज्ड कॉस्ट और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई के अंदर कैपिटलाइज होती है, वरना एक्सपेंस आउट होती है। तो सर नहीं बनाएंगे। हाथ में सबने कैलकुलेटर लिया हुआ है और सब मुझे आंसर भी बता रहे हैं। सर ओपनिंग है 1,08,000। सर जल्दी से बताएंगे इंटरेस्ट आपका IRR ईयर 0 पे कितना था? 8.848%। 8.848% लगाएंगे, जल्दी से 8.848% लगाएंगे, कितना आ रहा है? 8.848% के हिसाब से कितना आ रहा है मुझे बताएंगे? 8.848% के हिसाब से कितना आ रहा है सर? क्विकली, छेती छेती। $9,547 सर रिसीट तो आपको पता है फेस वैल्यू कूपन रेट जो है फेस वैल्यू पर लगता है। सर कूपन रेट आपका कितना है सर? कूपन रेट है सर आपका 12%। 12%, तो 12% पे अगर आप 10,000 पे 12% लगाएं तो कितना आ रहा है सर? 1200। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर। तो सर क्लोजिंग बताएंगे, क्लोजिंग कितना आ रहा है? 1,08,000 प्लस 9,547। सर 5-6 रुपये का फ़र्क है तो इसके परेशान नहीं हो। एक बच्चे ने 9,547 बताया, एक ने 9,556 बताया। तुम लोगों ने लाखों में खेलना है तो ये 5-5, 10-10, 50-50, 100-100 रुपये के लिए परेशान नहीं हो। क्लोजिंग बताओ, क्लोजिंग कितना आ रहा है? क्लोजिंग आपका वैल्यू कितनी आ रही है? 11634। ज़्यादा बता रहे हो बच्चा। अच्छा आई एम सॉरी, फेस वैल्यू जो है, आई एम सॉरी, एक मिनट। ये जो एक्चुअली मैंने फेस वैल्यू लिख दी है ये 10,000 नहीं है, ये 1,00,000 है। सही है ना? माई बैड। तो ये आपका जो है क्या कहते हैं, अल्लाह आपका भला करे, ये आपका 1,00,000 का 12%, ये 12,000 बनेगा। सही है ना? मैं इसको पढ़ गया था 10,000, ये 12,000 है। ठीक है सर। क्लोजिंग है 116,347। ठीक है, 1,08,000 प्लस 9,547 माइनस रिसीट 12,000। तो आज आपके इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है 1,16,347 आपके हिसाब से। ऐसा ही है सर। आप मार्केट में गए, 1,04,000 आ रही है। हाँ 1,04,000 आ रही होगी। 1,04,000 कम आ रही होगी। 1,04,000 आ रही है, 1,05,000 आ रही है। 1,05,547। 1,05,547 आ रही होगी। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। वो 100-150 रुपये का फ़र्क था, चलो खैर हो गई। सर आज आपकी बुक्स में जो आपके इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू आ रही है वो 1,05,547 है। ठीक है सर। आप सर मार्केट में गए, आप मार्केट में गए, मार्केट में पता चला ईयर 1 के एंड पे वैल्यू कितनी है? ईयर 1 के एंड पे वैल्यू है 1,07,000। आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कैरी कर रहे हो 1,05,547 पे, 1,07,000। सर आपको जो है वैल्यू करना है 1,07,000 पे, आप रख के बैठे हुए हो 1,05,547 पे। तो कितने से अपने इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को बढ़ाओगे? कितने का गेन होगा जल्दी से बताएंगे? 1,453 का। ज़बरदस्त, ज़बरदस्त, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अब सर इसकी एंट्रीज़ में कर देता हूँ, इसकी एंट्रीज़ में कर लेता हूँ। क्विकली आप लोग देखेंगे, क्विकली आप लोग एंट्रीज़ देखेंगे। एंट्रीज़ ईयर 0 इन्वेस्टमेंट डेबिट, ट्रांजैक्शन कॉस्ट डेबिट, पीएनएल। इन्वेस्टमेंट कितने से? 1,08,000 से। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितने से? ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितने की थी? 5,800। और कैश कितने से? 1,13,800। ऐसा ही है सर, ऐसा ही है सर। ये आपकी ईयर 0 पर एंट्री पास होगी। अब सर हर साल के एंड पर आपकी एक एंट्री पास होगी, ईयर 1, 2, 3। सर पहली एंट्री आपकी पास होगी इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। सही है ना? इंटरेस्ट आपको मिलेगा ना, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, ये पहली एंट्री होगी। सर हमारे केस में कितने से इंटरेस्ट मिल रहा है? 9,547 से। ऐसा ही है सर। सर और फिर कौन सी एंट्री पास होगी? सर रिसीट की, आपको जो 12,000 रुपये मिले, कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट।
सर कैश आप डेबिट करेंगे, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट करेंगे, कितने से? सर आपको जो 12,000 रुपये कूपन आपको मिल रहा है, सही है सर। अच्छा फिर एक और एंट्री पास होगी सर, आप मार्केट में गए, अब आपकी फेयर वैल्यू की एंट्री पास होगी। मार्केट में गए तो पता चला 1,07,000 की आपके इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है, जबकि आप कैरी कर रहे हो 1,05,000 पे, तो 1453 का आपने गेन बुक करना है। और आपको पता है आपकी क्लासिफिकेशन क्या है, फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल। तो आप ये जो गेन को चार्ज करोगे या कहाँ चार्ज करोगे, पीएनएल में 1453। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। आपकी जो पहली एंट्री थी ईयर 0 पर, दैट वाज रिलेटेड टू एक्विजिशन। फिर आपकी जो दूसरी एंट्री, दूसरी और तीसरी एंट्री, वो आपकी आईआरआर और कूपन रेट के हिसाब से एंट्री थी, जिसको हम अमोर्टाइजेशन रिलेटेड एंट्री भी बोलते हैं। और तीसरी जो थी वो आपका फेयर वैल्यू गेन या लॉस से रिलेटेड थी। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी। यहाँ तक किसी का कोई अगर सवाल है तो मुझसे पूछ लो, एल्स वी शुड मूव ऑन। पिक्चर अभी नहीं लेना, बाद में ले लेना, मैं भी तुम लोगों को मौका दूंगा। सर आगे बढ़ें, आगे बढ़ें सर। अच्छा सर, अब अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल अब देखना, हमने पढ़ा था, इंपॉर्टेंट नोट बाय मारफानी भी मैंने लिखवा दिया था। सर अनलाइक जो तुम फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में करते थे, अब जो तुम्हारा स्केड्यूल स्टार्ट होगा ना, वो तुम्हारा इस वैल्यू से नहीं होगा, स्केड्यूल इस वैल्यू से स्टार्ट नहीं होगा, बल्कि जो तुम्हारा स्केड्यूल स्टार्ट होगा, ये जो फेयर वैल्यू है ना तुम्हारी, इसी को ही तुम ओपनिंग बना दोगे। जो पिछले साल की फेयर वैल्यू है वो इस साल की ओपनिंग बन जाएगी। यू सी, जैसे ही तुमने फेयर वैल्यू को बनाया तो टेक्निकली तुम्हारा आईआरआर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि कैश फ्लोज जो हैं तुम्हारे चेंज हो गए। अब तुम बोल रहे हो कि अगर तो ये एसेट जो है 1,07,000 का होता, सही है ना, तो सर फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई से, ये देखो सिर्फ लॉजिक समझा रहा हूं, पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अगर जो है पेपर में आए तो पेपर में बस फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में ये 1,05,000 ले लेनी है, जैसा कि हमने क्वेश्चन किया था। और अगर पीएनएल आए तो तुमने फेयर वैल्यू ले लेनी है। सवाल में आईआरआर दिया हुआ होगा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सर 1,07,000 हुआ तो सर अब आपका आईआरआर दिया हुआ है, अब आप जो है आईआरआर कौन सा लगाओगे, ये ईयर 1 के एंड वाला। ईयर 1 के एंड का मतलब है ईयर 2 में जो अप्लाई होगा, सही है ना। ईयर 1 के एंड का मतलब है जो ईयर 2 में अप्लाई होगा। तो सर वो कितना है, 8.071%। तो जल्दी से मुझे बताओ, 8.071% जल्दी से लगाओ। 1,07,000 पे कितना आ रहा है, जल्दी से लगाओ, कितना आ रहा है, 8636। ज़बरदस्त। सर आपको रिसीट कूपन रेट के हिसाब से होगी, कूपन रेट इंटू फेस वैल्यू। तो सर जल्दी से बताएंगे क्लोजिंग कितना आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक सवाल आया है कि सर ओसीआई हो या पीएनएल हो, इन्वेस्टमेंट्स तो फेयर वैल्यू पर होंगी ना एसओएफपी में। जी बिल्कुल, अलबत्ता जो गेन या लॉस होगा वो आपका पीएनएल और ओसीआई का फर्क है। सर जल्दी से बताएं क्लोजिंग कितना आ रहा है, 103,636। ज़बरदस्त। अब सर हम मार्केट में वापस गए, ईयर 2 के एंड पे मार्केट में वापस गए, मार्क टू मार्केट। सर मार्केट में पता चला ईयर 2 के एंड पे वैल्यू कितनी चल रही है। सर ईयर 2 के एंड पे वैल्यू कितनी चल रही है, 1,01,111। 1,01,111। सर आप कैरी कर रहे हैं 1,03,000 पे, मार्केट में वैल्यू चल रही है 1,01,111, तो कितने का लॉस बुक करेंगे, लॉस 2525। ज़बरदस्त सर, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। सर इसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं। सर ईयर 1 में जाहिर सी बात है आप सबसे पहले इंटरेस्ट की एंट्री पास करोगे 8636, सही है सर। उसके बाद ईयर 2 में आप रिसीट की एंट्री पास करोगे 12,000, ऐसा ही है। और सर ईयर 2 में आपका गेन नहीं हुआ तो मैं इधर एक और एंट्री लगा रहा हूँ, लॉस विच शेल बी चार्ज्ड इन पीएनएल, लॉस डेबिट इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट। कितने से सर, ईयर 1 में तो कुछ भी नहीं है लॉस, ईयर 2 में अलबत्ता आपका लॉस कितने का आ रहा है, 2525। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है, मैं उम्मीद करता हूँ सर आप लोगों को कोई भी कंसर्न नहीं है, अगर है तो मुझसे पूछ लें। अच्छा सर क्विकली मूविंग ऑन, क्विकली मूविंग ऑन। अब ईयर 3 आ गया, अब ईयर 3 आ गया तो ईयर 3 का जो मैं अब ओपनिंग लूँगा वो कौन सा लूँगा, 1,03,000 लूँगा या फिर 1,01,111 लूँगा, कौन सा लूँगा सर, 1,01,111।
सर अब ईयर 3 का जो है, जाहिर सी बात है आपने फिर कैश फ्लो चेंज कर दिया, आपने मार्केट के हिसाब से कर दिया, तो जाहिर सी बात है आईआरआर चेंज हो जाएगा। आईआरआर सवाल में दिया हुआ है ईयर 3 का, जो कि कितना है, ईयर 2 के एंड का मतलब ईयर 3 का 10.769%। 10.769%। जल्दी से बताएंगे सर आपका इंटरेस्ट इनकम कितनी आ रही है? 1,01,111 पे सर जल्दी से बताएं, 10.769% लगाएं, कितनी आ रही है सर प्लीज़? 10,889। सर आपको रिसीट हुई है 12,000 के हिसाब से, तो सर क्लोजिंग कितना आ गया? क्लोजिंग कितना आ गया सर? 12,000 नहीं नहीं, क्लोजिंग कितना आ रहा है? क्लोजिंग 1,01,111 प्लस 10,889, 1 लाख आ रहा है क्लोजिंग। यू सी सर, जितनी आपकी रिडेम्पशन वैल्यू थी उतना ही क्लोजिंग आके आपका बैठा है, 1 लाख से आपका क्लोजिंग आ रहा है। ठीक है सर। सर इसकी एंट्रीज पास कर लेते हैं इसकी। अब सर फेयर वैल्यू, भाई फेयर वैल्यू यही होगी ना 1 लाख जो आपको दी हुई है, क्योंकि अब तो ये रिडीम होना है। सर एंट्री बता दें, ईयर 3 में सबसे पहले 10,889, 10,889। इसी तरीके से आपका जो है रिसीट की 12,000, कोई गेन या लॉस नहीं है, और आपकी रिडेम्पशन की एंट्री पास होगी। रिडेम्पशन की एंट्री क्या पास होगी सर? कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट, सही है, 1 लाख से ईयर 3 में। 9, ये आपका इन्वेस्टर बुक करेगा। आप इन्वेस्टर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, इशूअर के पर्सपेक्टिव से अभी देखेंगे, इशूअर के पर्सपेक्टिव से अभी देखेंगे। तो सर मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको जो है क्लैरिटी है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल के हवाले से। हम लोग क्विकली देख लेते हैं, ये एक बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है सर। याद रखें अगर तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है तो फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में तुम्हारा आईआरआर एज कंपेयर टू अदर क्लासिफिकेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको पता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में, जबकि ओसीआई और अमोटाइज कॉस्ट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट हिस्सा बनती है। तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट जब हिस्सा बनेगी तो ऑब्वियसली तुम्हारा आईआरआर कम होगा, मगर जब फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट हिस्सा नहीं बनेगी तो आईआरआर उसका ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो एक्सपेंस आउट हो गई होगी। आप देख भी सकते हो कि अगर तो तुम देखो तो अमोटाइज कॉस्ट, इस क्वेश्चन को चूंकि हमने बाकी दो क्लासिफिकेशन से किया है, तो तुम देखो आईआरआर ईयर 0 का अमोटाइज कॉस्ट में और फेयर वैल्यू थ्रू ओसीआई में 7.5091 है, जबकि ईयर 0 पर फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में आईआरआर ज़्यादा है। तुम देख भी सकते हो क्यों? क्योंकि फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है कॉस्ट का हिस्सा नहीं बनती। अच्छा सर, विद दिस कॉन्टेक्स्ट इन माइंड सबसे पहले जो है हम इस क्वेश्चन को रीड कर देते हैं। On 1st January 2004, an entity subscribed for 20,000, 5% bond, interest being payable at the end of each year. Transaction cost जो है वो 500 है, सही है। The bond was issued at a discount of 5% and will be redeemed at a premium of 5%. सही है सर। इसकी कल भी हमने इनिशियल मेजरमेंट के हवाले से की थी, आज वापस भी कर लेते हैं हम लोग। ठीक है सर, इसकी क्विकली हम लोग जो है वर्किंग कर लेते हैं। आई वुड लाइक ऑल ऑफ यू टू बी फोकस्ड हियर। सॉल्यूशन to question 2 of handout part C, सही है। जल्दी से बताएंगे फेस वैल्यू कितनी है? 20,000। ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कैपिटलाइज नहीं करेंगे, एक्सपेंस आउट करेंगे। डिस्काउंट कितना है सर? 5%, तो 20,000 का 5% होता है 1,000। तो सर आज आप अपने इंस्ट्रूमेंट को कितने से मेजर करोगे? 19,000 से। सर वो जो प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है उसका इम्पैक्ट जो है वो ऑलरेडी आईआरआर में आ चुका है। ठीक है सर। अच्छा सर, फिर क्या बनाएंगे? अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल। ओपनिंग, एक काम करता हूँ तुम्हारी आसानी के लिए यहाँ रेट का कॉलम भी खोल देता हूँ।
इंटरेस्ट इनकम, रिसीट, क्लोजिंग, फेयर वैल्यू, लॉस। ठीक है सर। अब सर गौर से सुनेंगे, 3 साल हैं सर। ओपनिंग कितना है? 19,000। रेट कितना है सर? 8.4902%। बता दें कितना आ रहा है, इनकम कितनी आ रही है, कोई मुझे बताएगा? इनकम कितनी आ रही है? 1613। रिसीट कितनी है सर? 20,000 पे 5% मिल रहा है। 20,000 पे 5% मिल रहा है, ऐसा ही है सर, 1000। क्लोजिंग कितना आ रहा है? क्लोजिंग कितना आ रहा है सर? 19,613। मार्केट में गए सर, मार्केट में गए, पता चला ईयर 1 के एंड पे फेयर वैल्यू है 19,400। आप कैरी कर रहे हो 19,613 पे, तो कितने का लॉस बुक करना है? 213 का। ज़बरदस्त, बहुत अच्छे। अब आपका ओपनिंग क्या होगा? 19,400। चूँकि आपके कैश फ्लोज अब फेयर वैल्यू की बेसिस पर हैं, तो आप नया IRR यूज़ करोगे, विच इज़ 9.0989%। 9.0989%। लगाएंगे। इंटरेस्ट इनकम कितनी आ रही है सर? 1765। रिसीट कितनी है? 1000। वो तो कूपन रेट की बेसिस पर आपकी जो है फेस वैल्यू पर लगती हैं। क्लोजिंग कितना आ रहा है? 20,165। सर मार्केट में गए, मार्केट में गए, मार्केट में गए, पता चला फेयर वैल्यू चल रही है 20,400। ये देखो ईयर 2 के एंड पे 20,400 दी हुई है। आप खड़े हुए हो 20,165 पे, तो सर जल्दी से बताओ कितने का गेन बुक करेंगे? कितने का गेन बुक करेंगे? 235 का। अच्छा सर, इसी तरीके से फिर आपकी फेयर वैल्यू जो है ओपनिंग बन गई 20,400। रेट कितना है? 7.8431%। 7.8431%। 8431%। इंटरेस्ट इनकम कितनी है? 1560। रिसीट कितनी है? 1000। तो यू वुड अप्रिशिएट कि तुम्हारा क्लोजिंग वही बनेगा जिस पे रिडीम होना है, विच इज़ 21,000। फेयर वैल्यू अब कोई इम्पैक्ट नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। सर चलो, अच्छी बात है, अच्छी बात है। सर जल्दी से एंट्रीज पास कर लेते हैं, एंट्रीज पास कर लेते हैं। ईयर 0, 1, 2, 3। सर पहली एंट्री इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, कैश क्रेडिट कितने से? 19,000। सर एक काम करता हूँ, लगे हाथों ट्रांजैक्शन कॉस्ट को भी यहीं मैं ले लेता हूँ। सर दूसरी एंट्री सर इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। तीसरी एंट्री सर कैश डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट। चौथी एंट्री सर इन्वेस्टमेंट्स डेबिट, गेन P&L क्रेडिट, लॉस P&L डेबिट, इन्वेस्टमेंट्स क्रेडिट। और फाइनल एंट्री रिडेम्पशन की कैश डेबिट, ठीक है सर। सर ईयर 1 पे इंटरेस्ट इनकम 1613, 1613, 1765, 1765, 1560, 1560। कैश 1000, 1000, 1000, 1000, 1000। इन्वेस्टमेंट्स सर ईयर 1 में कोई गेन नहीं है, ईयर 1 में लॉस है,
सही है। ईयर 2 में आपका गेन ईयर 1 में लॉस है, लॉस की एंट्री पास कर लेता हूँ 213। सही है सर। ईयर 2 में आपका लॉस नहीं है, ईयर 2 में गेन है 235। सही है। ईयर 3 में ना गेन है ना लॉस है। ठीक है सर। और आपकी रिडेम्पशन भी है कितने पे? 21,000 पे। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे। सर जिस तरीके से हम लोगों ने फाइनेंशियल एसेट्स की जो है वो क्लासिफिकेशन देखी थी, उसी तरीके से हम लोग अब फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ की क्लासिफिकेशन देखेंगे कि सर किस तरीके से फाइनेंशियल लाइबिलिटीज़ जो हैं वो आपकी क्लासिफाई होती हैं। तो सर याद रखो फाइनेंशियल लाइबिलिटी, सर फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्या होती है? सर जैसे अभी हमने पढ़ा कि सर डिबेंचर्स हमने किसी कंपनी के सब्सक्राइब किए, तो वी आर एक्चुअली द होल्डर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। तो कंपनी ने इशू किए होंगे ना, सही है ना? समझो इस बात को। सर अभी तक हम जो पढ़ रहे थे, देखो याद रखो कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, कोई भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का कॉन्ट्रैक्ट होता है, जैसे मैंने ABC कंपनी के डिबेंचर्स सब्सक्राइब किए 20,000 के, तो हुआ क्या होगा? ये ABC कंपनी है, सही है। ये है तुम्हारी बोरोवर, इसको फंड्स की ज़रूरत थी, सुनना। तो ABC कंपनी मेरे पास आई, ABC कंपनी मेरे पास आई कि हसन मारफानी हमें जो है फ़ंड्स की ज़रूरत है। मैंने बोला कितने फ़ंड्स की? इन्होंने बोला 20,000 मिलियन की। तो हसन मारफानी ने बीइंग HNWI हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, सही है ना, इंशाल्लाह एक दिन 20,000 मिलियन जो है, क्या कहते हैं, सबने आमीन बोलना है इस पे। तो सर जो है क्या कहते हैं, ABC कंपनी को जो है वो 20,000 का जो है वो लोन दिया, सही है। अब ABC कंपनी को हसन मारफानी ने बोला कि भाई आप मुझे कोई एविडेंस तो दो, कोई सर्टिफिकेट तो दो मुझे, ताकि कल कलाक अगर आप डिफ़ॉल्ट करते हो, सही है, तो मैं ये एविडेंस शो कर सकूं, या अगर आप मुकर जाते हो तो मैं ये एविडेंस शो कर सकूं कि भाई देखो आपने मुझसे 20,000 रुपये लिए। तो ABC कंपनी ने बोला अच्छा यार हम आपको एक इंस्ट्रूमेंट दे रहे हैं, सही है, जिसका नाम है डिबेंचर्स, सही है। या बाज़ात ये इंस्ट्रूमेंट जो है डिपेंडिंग ऑन द प्रोडक्ट TFCs हम इशू कर रहे हैं, या बाज़ात जो है हम एक नॉर्मली लोन आपसे ले रहे हैं, सही है ना। तो सर ये जो डिबेंचर है, ये TFC है, ये सब लोन की एक तरीके से प्रोडक्ट्स हैं, अलग अलग शक्लें हैं। तो सर यहाँ जो डिबेंचर्स इशू किए हैं वो किसने इशू किए? ABC कंपनी ने, बीइंग अ बोरोवर। यही वजह है कि ABC कंपनी को हम इशूअर भी कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट इशू किए अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट द फाइनेंसिंग ऑफ 20,000। अब ये जो डिबेंचर इशू किए ये किसको किए? हसन मारफानी को। ये कहलाता है होल्डर, जिसको हम लोग कहते हैं इन्वेस्टर, सही है, जिसको हम कहते हैं लेंडर, सही है। ABC कंपनी इज बोरोवर, जिसको हम इशूअर भी कहते हैं, क्योंकि ABC कंपनी ने इशू किए इंस्ट्रूमेंट किसको? हसन मारफानी को, अगेंस्ट जो हसन मारफानी ने 20,000 रुपये या 20,000 मिलियन दिए। तो सर हम लोगों ने पहले जो है हसन मारफानी के पर्सपेक्टिव से अकाउंटिंग देखी फाइनेंशियल एसेट की, कि अगर हसन मारफानी इस डिबेंचर को अमोटाइज कॉस्ट पे रखता है, OCI पे रखता है, P&L पे रखता है, तो वो क्या करेगा? अब हम अकाउंटिंग देखने के लिए जा रहे हैं ABC कंपनी के पर्सपेक्टिव से, कि अगर ABC कंपनी एज अ बोरोवर, ABC कंपनी के लिए क्या है? फाइनेंशियल लायबिलिटी है। ABC कंपनी अपने इन इंस्ट्रूमेंट को किस तरीके से जो है क्लासिफाई करेगी? सो नाउ सर यू गॉट द पॉइंट कि फाइनेंशियल लायबिलिटी क्या चीज़ है, होल्डर और इशूअर में क्या फ़र्क है, बोरोवर और लेंडर में क्या फ़र्क है। आई होप सर आपको ये चीज़ क्लियर है। अब सर हम इस ABC कंपनी बोरोवर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। अच्छा सर, अब स्टैंडर्ड बोलता है कि आप या कंपनी या बोरोवर या इशूअर अपनी फाइनेंशियल लायबिलिटी को दो तरीक़ों से क्लासिफाई कर सकता है, अमोटाइज्ड कॉस्ट पे या फेयर वैल्यू पे। जब मैं बोलता हूँ फेयर वैल्यू, इसका मतलब है फेयर वैल्यू थ्रू P&L। याद रखो याद रखो याद रखो, बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी है ना वो अमोटाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई होती है। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोटाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई होगी। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी फाइनेंशियल लायबिलिटी अमोटाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई होगी।
कुछ एक्सेप्शंस हैं, एक्सेप्शनल सिनेरियोज हैं, हम इसको बाद में डिस्कस करेंगे। उसमें स्टैंडर्ड आपको बोलता है कि आप फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पे रखें। वो एक्सेप्शनल सिनेरियोज क्या हैं, इंशाल्लाह बाद में उस पर बात करते हैं। आपने बाय डिफ़ॉल्ट याद रखना है कि फाइनेंशियल लायबिलिटीज़ किस पे क्लासिफाई होती हैं, अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे। कुछ एक्सेप्शंस हैं जिसमें फाइनेंशियल लायबिलिटी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल पर होती है। अब सर हम बात कर लेते हैं अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की। सर अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफिकेशन तो आपने पढ़ा दी। अब सर जैसा कि आपने फाइनेंशियल एसेट के केस में इनिशियल मेजरमेंट करवाई थी, तो इनिशियल मेजरमेंट के क्या रूल्स हैं? तो सर वही रूल्स हैं जो तुम्हारे फाइनेंशियल एसेट के थे। सर फाइनेंशियल एसेट्स अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में क्या होती थी? ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाती थी। यहाँ भी जो ट्रांजैक्शन कॉस्ट है अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में कैपिटलाइज होगी। फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में वहाँ ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होती थी, यहाँ भी फेयर वैल्यू थ्रू पीएनएल में ट्रांजैक्शन कॉस्ट एक्सपेंस आउट होगी। बस फर्क याद रख लेना, यहाँ जब कैपिटलाइज होगी ट्रांजैक्शन कॉस्ट तो यहाँ प्लस की बजाय माइनस होगी। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट में ट्रांजैक्शन कॉस्ट यहाँ माइनस होगी। अमोर्टाइज्ड कॉस्ट की क्लासिफिकेशन जब हम करेंगे फाइनेंशियल लायबिलिटी की, तो ट्रांजैक्शन कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। कैपिटलाइज कैसे होगी? कॉस्ट में से माइनस होगी। फाइनेंशियल एसेट में आप प्लस करते थे, यहाँ माइनस करोगे। सर ऐसा क्यों? लॉजिक बताता हूँ, पहले याद कर लो। सही है सर। बाकी सर सब्सिक्वेंट मेजरमेंट कैसे करेंगे? जैसे फाइनेंशियल एसेट को करते थे वैसे ही करेंगे। बस फर्क इतना होगा कि वहाँ इंटरेस्ट इनकम आती थी, यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस आ जाएगा। वहाँ रिसीट आती थी, यहाँ पेमेंट आ जाएगी। बाकी सारी चीज़ें वही रहेंगी। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है। फिर सर मैं एक दफ़ा क्विकली रिकैप कर दूँ। सर सबसे पहले हमने इन्वेस्टर या होल्डर के पर्सपेक्टिव से देखा कि हाउ फाइनेंशियल एसेट्स वुड बी क्लासिफाइड, मेजर्ड इनिशियली एंड सब्सिक्वेंटली। नाउ वी वुड बी लुकिंग एट कि फ्रॉम इशूअर पर्सपेक्टिव और फ्रॉम बोरोवर पर्सपेक्टिव दैट हाउ the borrower shall be classifying its financial liability and how the borrower would be measuring initially and subsequently his or her financial liabilities. तो हमने बात की कि सर there are two categories to classification of financial liabilities. One is amortized cost, which is the default category, and the other one is financial fair value through P&L, which is exceptional category. This is subject to some exceptions. We shall be deliberating on that. ठीक है सर। फिर हमने बात की कि सर जब आप अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे क्लासिफाई करते हैं तो द रूल्स आर सेम एज दैट ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स वाले रूल, बट ट्रांजैक्शन कॉस्ट जो है यहाँ माइनस होगी फेयर वैल्यू में से। क्यों माइनस होगी? दैट्स समथिंग डिफरेंट डिबेट, उस पर बात करेंगे। बाकी सर सारी की सारी वही कैलकुलेशन है जो फाइनेंशियल एसेट वाली हैं, जो स्केड्यूल बनता है वैसे ही बनेगा। बस सर एक चीज़ याद रखना कि वहाँ जैसे फाइनेंशियल एसेट में जब तुम स्केड्यूल बनाते थे तो इंटरेस्ट इनकम लिखते थे, यहाँ इंटरेस्ट एक्सपेंस हो जाएगा क्योंकि आप बोरोवर के पर्सपेक्टिव से देख रहे हो। वहाँ रिसीट होती थी तो यहाँ आपकी क्या हो जाएंगी? पेमेंट्स हो जाएंगी। तो सर एक दफ़ा क्विकली हम एक सवाल कर लेते हैं। सर मारफानी एंड कंपनी रेजेस फाइनेंस बाय इशूइंग 20,000 6% 4-year loan notes on the first day of the current accounting period. The loan notes are issued at a discount of 10%, 10% के डिस्काउंट पे इशू हुए, ठीक है, एंड विल बी रिडीम्ड आफ्टर 3 years, 3 सालों के हैं, एट अ प्रीमियम ऑफ 1015, 1015 के प्रीमियम पे जो है वो रिडीम होंगे। IRR जो है वो है 12%। इशू कॉस्ट दैट इज ट्रांजेक्शन कॉस्ट इज 1000। हाउ लोन शेल बी अकाउंटेड फॉर इन द बुक्स ऑफ मारफानी एंड कंपनी। तो आए सर इस क्वेश्चन को हम लोग क्विकली देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं सर। सॉल्यूशन टू मारफानी लिमिटेड हैंड आउट, ठीक है सर। अच्छा सर सबसे पहले तो हमें निकालनी है इनिशियल मेजरमेंट। सर जल्दी से बताएंगे फेस वैल्यू कितनी है? फेस वैल्यू कितनी है सर? 20,000। सर डिस्काउंट कितना है? 10%। ट्रांजैक्शन कॉस्ट कितनी है? 1000।
सर आपकी वैल्यू कितनी आएगी? 17,000। ठीक है सर। ऐसा सर अमोटाइजेशन स्केजुअल बना लेते हैं। ओपनिंग, इंटरेस्ट एक्सपेंस, पेमेंट, क्लोजिंग। कितने साल हैं? 1 2 3। ओपनिंग कितना है? 17,000। IRR कितना है सर? IRR इज़ 12%। कूपन रेट कितना है? 6%। सत्रह हज़ार, 12% लगाएंगे 17,000 पे, कितना आ रहा है सर? 2,040। पेमेंट कितने से हो रही है सर? पेमेंट 20,000 का 6%। कूपन रेट इंटू फेस वैल्यू विच इज़ 20,000, कितना आ रहा है? 20,000 का 6% कितना आ रहा है सर? 1200। क्लोजिंग बताएंगे सर, क्लोजिंग कितना आ रहा है सर? 17,840। सर 17,840, जल्दी से 12% लगाएंगे, कितना आ रहा है? 17,840 का 12% कितना आ रहा है सर? 2140, 2141। सही है। पेमेंट हो रही है सर कूपन रेट इंटू फेस वैल्यू 1200। क्लोजिंग कितना आ रहा है सर? 18,780। फिर ये ओपनिंग होगी 18,780। सर 12% लगाएंगे, कितना आ रहा है सर? 2254। ये 1200 है, जल्दी से बताएं 21,015 आ रहा है या नहीं आ रहा सर? नाइनटीन थाउजेंड 835। ईयर 4 19,835 कितना आ रहा है? 4 सालों का है। 2,380। 1200 बताएं 21,015 आ रहा है? एंड यू वुड अप्रिशिएट कि इसने यही बोला था कि प्रीमियम जो है, प्रीमियम पे रिडीम हो रहा है 1,015 के, मतलब फेस वैल्यू है 20, प्रीमियम है 1,015, तो देखो ये 21,015 ही बन रहा है। ठीक है सर। इसका मतलब ये जो IRR का रेट था ये निकला ही इन सब्सटेंस सारी चीज़ों की बेसिस पर है, तभी ये फिगर जो है अल्टीमेटली इतनी बन रही है। अगर तो IRR ने इन चीज़ों का इम्पेक्ट ना लिया हुआ होता, सही है ना, तो ये फिगर कभी बनती ही नहीं। अच्छा सर, इसको एक दफ़ा पढ़ लेते हैं। ऑन द फर्स्ट डे द लोन नोट्स आर इशूड एंड विल बी रिडीम्ड आफ्टर 3 years एट अ प्रीमियम। अच्छा, अगर मैं बोलता हूँ आज जो है ईयर 1 है, सही है ना, तो जाहिर सी बात है कि अच्छा अगर तुम ये देखो 4 year लोन नोट्स लिखा हुआ है, 4 year ना, तो वो ईयर 1 के बाद बोलता है 3 साल बाद। ईयर 1 में तो खड़े हुए हैं ना, तो उसके 3 साल बाद, ये अंग्रेज़ी का है थोड़ा सा, सही है। तो ऊपर तुमने इसको फोकस करना है, 4 year लोन नोट है। ठीक है, ठीक है बच्चा। अच्छा सर, अब सर इसकी क्विकली एंट्रीज बना लेते हैं, और मैं तुम्हें एक्सट्रैक्ट्स भी बनाए दूंगा। ईयर 0 1 2 3 4। सर पहली एंट्री बनेगी कैश डेबिट, फाइनेंशियल लाइबिलिटी क्रेडिट। अच्छा, मैं डिबेंचर्स कर देता हूँ ताकि तुम लोग परेशान ना हो, सही है। ये फाइनेंशियल लाइबिलिटी है, परेशान नहीं होना। फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ रही है ना सर, कितने से? 17,000 से। सर इसके बाद इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, डिबेंचर्स क्रेडिट, कितने से सर? 20-40, 20-40, 21-41, 21-41, 22-54, 22-54। ये तुम पेपर में भी इस तरीके से कर सकते हो, यू डोंट नीड टू वरी, सही है। पेपर में इस तरीके से कर सकते हो, यू डोंट नीड टू वरी।
बट डेबिट क्रेडिट ऊपर लिख देना, डेबिट क्रेडिट बस लिख देना। अच्छा सर, इसके बाद ये डिवेंचर पेएबल है। हाँ, डिवेंचर्स पेएबल सही है, डिवेंचर्स या डिवेंचर्स पेएबल कैश क्रेडिट। सर कितने से सर? जो आप पेमेंट कर रहे हो 1200 1200 1200 1200 1200 1200, ठीक है सर। और इस डेट पर एक और एंट्री पास होगी रिडेम्पशन की, चौथे साल के एंड पे, डिबेंचर पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, चौथे साल के एंड पे सर क्या 21,015 21,015। मैं उम्मीद करता हूँ सर आपको क्लैरिटी है। अच्छा सर, एक काम करें, लगे हाथों ना SOCI और SOFP के एक्सट्रैक्ट्स बना दें। 1 2 3 4 5 इंटरेस्ट एक्सपेंस 2040 2141 2254 2380, ठीक है सर। सर एक काम करें ना, जब आपने इतना किया है तो SOFP के एक्सट्रैक्ट्स भी बना दें। ठीक है सर, बना देते हैं। लाइबिलिटीज़ डिवेंचर पेएबल 0 1 2 3 4 17,000 17,840 18,780 19,835 और ईयर 4 पे 0 क्योंकि रिडीम हो गया। सर मैं उम्मीद करता हूँ आपको क्लैरिटी है और किसी के दिमाग में कोई भी एम्बिग्विटी नहीं है।